नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर दरअसल मैंने हिंदी भाषा के इतिहास की जो सीरीज़ चलाई है उसका एक निचोड़ है। यहाँ पर कुछ प्रश्नों का संग्रह मैंने लिया है अतिलघु प्रश्नोत्तर में, और जो 4 वीडियो हमारी हिंदी भाषा से संबंधित आ चुकी हैं उनकी जो भी उनका लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम बिना टाइम बेकार किए, यानी समय को ख़राब नहीं करना है, समय हमारे पास कम है, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के बीच की भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी किस भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अबहट। नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश के लिए किस शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था? अबहट। और अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले पहले कवि का क्या नाम है? पहले कवि का नाम मुल्ला दाऊद है, याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण लिए गए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया भी दिया गया है कि जो पहली बार ये परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये विकल्प वाले प्रश्न नहीं हैं, विकल्प वाले प्रश्न जल्दी ही आप लोगों के साथ लाइव क्लास में मॉक टेस्ट में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो विकल्प वाले प्रश्नों में थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग घूम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 विकल्प भी दिए होते हैं। दूसरा नहीं करके प्रश्न दे सकते हैं, और यहाँ पर सीधे सीधे अति लघु प्रश्न में प्रश्न पूछा गया और उत्तर दिया गया है, वहाँ पर सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का यही एक प्रक्रिया रही है कि प्रश्न बहुत भारी नहीं होते, लेकिन वो थोड़े से घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, और वहीं हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना है। तो जल्दी ही मॉक टेस्ट मॉक सीरीज़ आप लोगों की शुरू करने वाली हूँ जैसे ही हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अवधि में रचित राम कथा जो कि काव्य राम ध्यान मंजरी है, वो किसकी रचना है? तो ये काव्य जो ध्यान मंजरी है, ये अग्रदास की रचना है। और इसके अलावा नागर उपनागर अभीर ब्राचड़ किसके भेद हैं? तो ये जो भेद हैं हमारे, ये भेद हमारे हैं अपभ्रंश के। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम अगला अपना प्रश्न देखते हैं। कालिदास भवभूति जयदेवी किस भाषा के रचनाकार हैं? यहाँ पर अगर कालिदास नहीं होता है, केवल अगर भवभूति या जयदेव नाम आ जाता है तो कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ कालिदास मैंने दिया है, इसलिए संस्कृत आप लोग आसानी से बता देंगे, लेकिन अगर एक बार को भवभूति या जयदेव आता है तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये संस्कृत भाषा के रचनाकार हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी की जो मंडियाली बोली है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध पहाड़ी से है। और इसी तरीके से जो हिंदी है हमारी, हिंदी हिंदुस्तानी की के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? दरअसल जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, उन्हीं के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। और अधिकतर उत्तर भारत में किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ मैंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का दे दिया है। अगर उत्तर भारत आप लोगों से पूछा जाता है तो उसमें उत्तर भारत में भारोपीय है, और अगर दक्षिण भारत में पूछा जाता है तो द्रविड़ है। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। दक्षिण भारत के लिए द्रविड़ और उत्तर भारत के लिए भारोपीय परिवार की भाषा की बात आ जाएगी। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है मलयालम, उसका क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो उसका क्षेत्र केरल है। द्रविड़ परिवार की भाषा मलयालम का क्षेत्र केरल है। और प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है हमारी। ये दोनों जो हैं ये हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर हम देखें अगला प्रश्न, तो पाली प्राकृत अपभ्रंश किस आर्य भाषा काल के अंतर्गत आती हैं? बहुत आसान सवाल है ये, क्योंकि पाली प्राकृत अपभ्रंश ये हमारी मध्य भारतीय आर्य भाषाएं के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत में जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो वैदिक जो संस्कृत थी उसमें हमारे 2 प्रकार के स्वर हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर और संयुक्त स्वर हमें ध्यान रखने हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र की है? तो भोजपुरी बोली हमारी है बिहारी क्षेत्र की। कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? या ये किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये कन्नौजी के हैं। यहाँ पर कन्नौजी जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है उसके ये क्षेत्र हैं हमारे। इनके नाम कोई से भी पूछे जा सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला है कि बोली से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित जो मैंने एक विस्तार पूर्वक थोड़ी सी वीडियो दी है वो ज़रूर देखिएगा, उससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे क्षेत्र और
जो भी हमारी भाषा उपभाषा वाला सवाल बनता है वो। तो ये हमारा सवाल भाषा से संबंधित हुआ। यहाँ खंडेतर स्वनिम के कितने भेद हैं? तो खंडेतर स्वनिम के 5 भेद होते हैं। गुण संधि किस संधि का भेद है? तो गुण संधि स्वर संधि का भेद है। संविधान के अनुच्छेद अगर हम 344 की बात करते हैं तो 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा एक व्याख्यान दिया गया था, जो कि 7 जून 1955 को दिया गया था। राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो BG खेर यानी बाल गंगाधर खेर ने उसकी अध्यक्षता की थी। रेखता का शाब्दिक अर्थ क्या है? रेखता का शाब्दिक अर्थ है गिरी हुई। और अगर हम फारसी भाषा की बात करते हैं तो फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की जो भाषा है वो भाषा बनी, उसे क्या कहते हैं? उस भाषा को कहते हैं रेखता। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? क्योंकि हम समय बहुत अधिक नहीं ही लगाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी यहाँ प्रश्नों के जो भी हैं जवाब दे रही हूँ, वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली मानक हिंदी का मूल आधार है। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ ये जो क्षेत्र हैं ये बोली किस बोली के क्षेत्र आते हैं? तो ये खड़ी बोली के हैं। यहाँ से ये सवाल बार 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 पूछा गया सवाल है, कोई भी क्षेत्र पूछ लिया जाता है। खड़ी बोली बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। ठीक है। और भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि किसे कहा जाता है? लिपि जिसकी क्लास हमने कल लगाई थी, यानी कल की क्लास में हमने लिपि से संबंधित सवाल किए थे और लिपि को हमने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लिया है। तो सैंधव लिपि जो थी, जो कि सिंधु घाटी की लिपि कही जाती है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि उसे कहा जाता है। प्रोफेसर बूलर ने ब्राह्मी लिपि के कितने अक्षर बताए हैं? प्रोफेसर बूलर ने ब्राह्मी लिपि के 41 अक्षर बताए हैं, जिसमें से 9 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। ये छोटे छोटे से सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों को आप लोगों को याद रखना है। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो मराठी और नेपाली लिखने के लिए देवनागरी लिपि ही लगती है, यानी इसी लिपि में ये लिखे जाती है, मराठी भी और नेपाली भी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी काशी की स्थापना 18 जुलाई 16 जुलाई है 1893 ईस्वी में हुई थी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बोलने में ऊपर नीचे हो गया। 16 जुलाई 1893 ईस्वी, ये याद रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके के जो वर्ष वाले सवाल हैं हमारे पहली यूनिट से बनते हैं, वो मैंने यहाँ पर थोड़े से एकत्रित किए हैं। हालांकि 51 सवालों में बहुत महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आने का प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ छूट जाता है, जो कि मैं मॉक टेस्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग का चला था 1910 ईस्वी में, उसके संस्थापक का नाम क्या था? तो उसके संस्थापक का नाम है मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है हमारा, संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी को सर्वमान्य एक जैसी राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करे, जिससे पूरे राज्य में प्रयुक्त किया जा सके तथा वह भारत की मिश्रित संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये संविधान के 351 अनुच्छेद में ये बात बोली गई है। मैंने अनुच्छेद वाली जो सीरीज है, मतलब हिंदी भाषा में, ये भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो 4 मई 1800 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था और 1854 में ये बंद हो गया था। मैंने दोनों ही समय यहाँ पर लिख दिए हैं। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरदेव बाहरी जी का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। और 8वीं अनुसूची को मैंने पहली वीडियो में ही बहुत अच्छे ढंग से, बहुत स्पष्ट ढंग से बताया है। भारत के आरंभिक मूल संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठा लिया जाता है हर बार। यहाँ मैंने तो पूछा है कि जो मूल संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इन पर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। राजभाषा अधिनियम कब किया गया था? तो ये 1963 में, सन 1963 सही समय है इसका। राजभाषा अधिनियम में जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1967 में संशोधन हुआ था। दोनों समय याद रखिएगा, संशोधन भी याद रखिएगा और राजभाषा अधिनियम कब बना था ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो 26 जनवरी 1965 तक के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। शुद्ध पटक के अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? शुद्ध पटक लिखा गया है, माफ कीजिएगा, ये पिटक शब्द है। इसके अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। 5 निकाय आते हैं इसके अंतर्गत। और कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिसमें कि 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये, इसको ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहने वाले हैं आचार्य दंडी। और भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो भारतेंदु के अनुसार, ये वाला प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 में ढली। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, घुमा करके पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से सवाल अच्छा सवाल है। किस क्षेत्र में बोली को काशिका कहा गया है? ये दोनों ही सवाल अक्सर अधिकतर एक्चुअली पूछे जा चुके हैं, नेट की परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हुए सवाल हैं दोनों। किस क्षेत्र में बोली को काशिका कहा गया है? बनारस में बोली को काशिका कहा गया है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में 8 स्वर थे। मौसम मूलतः किस भाषा का शब्द है? दरअसल ये शब्द वाले से भी कोई ना कोई एक सवाल पूछ लिया जाता है। हर बार कोई ना कोई एक शब्द दिया जाता है, देशज विदेशज जो भी है, अरबी फारसी तुर्की जो भी है, उनमें से कोई एक शब्द ज़रूर दिया जाता है। थोड़े से शब्दों को आप लोग पढ़ करके रखिएगा। मौसम मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और मलेरिया मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 92वें संशोधन अधिनियम जो 2003 था, उसके द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया है? तो उसके अनुसार 4 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ पर मैं विस्तार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहली वीडियोज़ में मैंने ये वाले पार्ट को, यानी भाषा संबंधी जो भी अष्टम अनुसूची है, उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। 51वां सवाल है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये एक पार्श्विक ध्वनि है। और दोस्तों, ये मेरे 51 जो भी मैंने प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के एकत्रित किए, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यहाँ आप लोगों को बस ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, यानी इस भाषा की इकाई से हमें कितने सवाल कहाँ से आ सकते हैं। देखिएगा, ध्वनि संबंधी एक सवाल ज़रूर आता है। संशोधन अधिनियम अनुच्छेद वाला मैंने पार्ट बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ पढ़ा है, समझाया है, वहाँ से एक सवाल ज़रूर आएगा। और ये जो भाषा के शब्द संबंधी सवाल है, यहाँ से ज़रूर आएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा सवाल है वो हमारा आता है, यहाँ एक जो हमने निकाय वगैरह पढ़े हैं, यहाँ से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। अनुच्छेद से तो आना ही है, आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। अनुच्छेद से कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर उठता है, हर बार उठता है। राजभाषा अधिनियम से संबंधित कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठता है, तो आप लोग ये सवाल याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, कब कितनी भाषाएं थी, कब कब इसमें भाषाएं जो है बढ़ी हैं, 2003 में कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये सब आप लोगों को विस्तार से मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा। इससे पहले जो भी 4 वीडियो हैं आप लोग उनको स्टडी कीजिए, आप लोगों की हिंदी भाषा का इतिहास बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और ये इसके अलावा भी बहुत सारे जिन्होंने हिंदी के लिए योगदान रहा है, काफ़ी सारे प्रश्न अभी बच जाते हैं जिनको हम मॉक टेस्ट में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे बताते हैं, आपके मैसेजेस मुझे बताते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उनका शुल्क नहीं है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग मॉक टेस्ट में लाइव क्लासेस में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी ये सीरीज़ चल रही है, हिंदी भाषा का इतिहास यहाँ समाप्त होता है। अगली इकाई हम लोग जल्दी ही शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।